हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नाउ बोर्ड्स आर वेरी नियर। आज जब हम 11 तारीख को बात कर रहे हैं, 11 दिसंबर को, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 50 डेज। अगर हम जनवरी को ही काउंट करते हैं, फरवरी के 10 दिन और ले लें तो 60 दिन बचते हैं, पूरे 60 दिन हमारे पास। इन 60 दिनों के अंदर हमको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आज की स्टेटस ये है कि कई बच्चों का भी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हम आपका सिलेबस, चाहे आप कहीं बैठे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, कैसे भी हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हम कितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बट अभी जहां हम आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यहां मानस स्टडीज लाया है आपके लिए MTS। व्हाट इज MTS? मानस टेस्ट सीरीज। These are the mock papers, these are the past 10-year papers, these are the important papers which are being given in the मॉडल पेपर्स। ये मॉडल पेपर्स के अंदर रहते हैं, कई पेपर्स हैं, एक पेपर नहीं है, हम बहुत पेपर सॉल्व करेंगे, फिजिक्स के भी, मैथ्स के भी, आपके लिए 12th के भी, 10th के लिए भी। अभी 12th CBSE फिजिक्स का एक पेपर मैं आपके साथ सॉल्व करना चाह रहा हूं, सो दैट आप उसको समझ लें, ढंग से क्लियर कर लें, टॉपिक्स को क्लियर करते हुए आगे चले। और एक एक क्वेश्चन पर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपने उसका आंसर देना है। अभी फिलहाल अटेम्प्ट करना सीखते हैं, आंसर देने का तरीका, क्योंकि अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आने लगे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा आने लगे हैं, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, तो वहां आपके लिए काम करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। मार्क्स को स्कोर करना, मार्क्स को बटोरना जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, पूरा पूरा टाइम पढ़ाई करते हैं, वो 70 में से चाहते हैं कि 65, 68 मार्क्स तक हमारे आ जाएं। तो इतने मार्क्स या फुल आउटफुल आ जाएं तो कैसे आएंगे भाई? उसके लिए एक एक मार्क को कमाना पड़ेगा। ये कमाई आपको खुद करनी पड़ेगी। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर आपको पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी कई बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। उसका रीजन है कि वो पेपर नहीं कर पाते। पेपर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इतने पिछले 26 साल के एक्सपीरियंस में मैंने भी यही देखा है कि जब तक पेपर बच्चा सॉल्व नहीं करना सीखता, कई बार ऐसा भी होता है कि टॉपिक की थॉरो नॉलेज नहीं होती, लेकिन बच्चा 10-15 पेपर कर लेता तो उसको आइडिया लग जाता है किस तरह का क्वेश्चन आएगा और कैसे आंसर देना है। तो वहां, क्योंकि ये जो खेल है वो स्कोरिंग ऑफ मार्क्स का है, ना कि आपके सिर्फ थॉरो पढ़ने का है। थॉरो पढ़ने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग तरह के आते हैं, लेकिन बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसका क्या ट्रेंड है। यूजुअली ट्रेंड जो था बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कोविड के टाइम पर थोड़ा ट्रेंड बदला, लेकिन वो ट्रेंड इजी हुआ है, डिफिकल्ट नहीं हुआ है। इसीलिए पेपर करना बच्चा जरूर सीखे, इस बात पर बहुत ज्यादा हम एम्फेसाइज करते हैं। अभी मानस टेस्ट सीरीज के अंदर यहां पर इट इज बाय मानस, नॉट बाय मनीष सर। आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ मानस स्टडीज। मानस स्टडीज अ बिग इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर बहुत सारा पार्ट है और बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि आपको पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हिंदी में बोल लेते हैं। अब शुरू करते हैं, पढ़ाई पर आते हैं। अब बातें करने का टाइम नहीं है, कुछ कहने का टाइम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस करने का टाइम है। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आता है जो कि हमारे पेपर का, हाँ एक और बात कि ये पेपर आपको कहां मिलेगा, तो भाई बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि मानस स्टडीज की वेबसाइट पर आपको ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाइए, जाकर के अपना डिटेल, सिर्फ नाम और मेल डालिए और उसके बाद आपको सीधे सीधे आपको ये पेपर मिल जाएगा। पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। मीडियाज आर ऑल ओपन, जस्ट यू हैव टू गो टू द वेबसाइट एंड यू कैन गेट द क्वेश्चन इन कमिंग टाइम। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये पेपर्स मिल जाएंगे डेट के हिसाब से। जैसे आज 11 दिसंबर है तो 11 दिसंबर का पेपर आपको 11 दिसंबर में मिल जाएगा। 12th CBSE फिजिक्स। बस हमने अगले 60 दिन पेपर सॉल्व कर करके देखने हैं, क्योंकि सॉल्व करते करते आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए साथ मिलकर के शुरू करते हैं काम करना। तो पहली बात आती है हमारे पास में, एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कह रहा है अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल स्पीड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद देम। तो भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अगर आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी।
तो यहां हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की स्पीड्स इक्वल है। ठीक है भाई, स्पीड इक्वल है लेकिन इनके मासेस तो डिफरेंट होंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो m2 अपॉन m1। तो अब मास क्या है, तो कहता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो पहले पहला वर्ड यूज किया है प्रोटॉन, दूसरा यूज किया इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से लेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास में 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। अब आप इसके रेशियो को सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स हाइड्रोजन एटम हुज एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी का फार्मूला हाइड्रोजन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ शेल, -3.4 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे n स्क्वायर 4 आ गया, n की वैल्यू 2 आ गई। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग, ये पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो भाई एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो फिर n कितना है 2, h कितना है 6.626 10 टू द पावर -34 अपॉन 2 इंटू पाई क्या है 3.14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम। लेकिन जब सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट आपको जरूर पता होना चाहिए। अब एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बिना अगर आपने यहां वैल्यू नहीं बताई, किस चीज की वैल्यू नहीं बताई, यूनिट की वैल्यू नहीं बताई, तो मार्क्स आधे कट सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, ये वाला पार्ट हो चुका था। यहां पर इसमें ए और बी के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 10 है, ये 20 है। अब आपको रेशियो निकालना है, तो 10/20 10/20 रेशियोज इक्वल है, तो बीच वाला रेजिस्टेंस जो होगा वो हट जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, तो कहता है ए और बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस यहां आ जाएंगे और 2 रेजिस्टेंस यहां आ जाएंगे। तो भाई यहां रेजिस्टेंस कितने हैं 10 और 10, और दूसरी तरफ कितने हैं 20 और 20। तो एक तरफ 20 ओम आ गया और एक तरफ 10 ओम आ गया। अब 10 कितना आ गया 20 कितना आ गया 40 और 40 पैरेलल में, तो 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40, ये आ गया 800 डिवाइडेड बाय 60। 800 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 40/3 ओम। दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस विच इज द आंसर। आंसर में यूनिट लिखना भूलेंगे नहीं, यूनिट याद रखिएगा लिखने में। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। भाई गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो वो ये कहता है कि इन अ क्लोज्ड सरफेस अराउंड अ गिवन बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट का केस कंसिडर करें, इसके पास कितने पोल हैं, कहता 2 पोल हैं, नॉर्थ भी है साउथ भी है। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक क्लोज सरफेस के अंदर रख देंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है, 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या दोनों पोल्स हैं। तो इसके आसपास, तो इन क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर आपने एक बार मैग्नेट रख दिया है तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको थोड़ा समझते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। तो भाई ये पीएन जंक्शन होता है, और पीएन जंक्शन के अंदर अगर पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन नेगेटिव से कनेक्टेड है तो वो फॉरवर्ड होता है। लेकिन यहां पर पी की अर्थिंग कर रखिए, ये 0 है, एन जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कौन सा होगा, यहां जो आंसर आएगा वो आएगा रिवर्स बायस्ड। तो ये आंसर बना हमारा रिवर्स बायस्ड। अगर P पॉजिटिव से N नेगेटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस्ड, लेकिन यहाँ N पॉजिटिव से है P न्यूट्रल से है, इसका मतलब इसका आंसर बनेगा रिवर्स बायस्ड। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6।
टू प्लेन शीट्स, कह रहा है दो प्लेन शीट्स हैं विद चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ठीक है, kept in air as shown. What is the electric field intensities at points A and B? तो भाई A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस शीट की वजह से इधर, माइनस वाले की वजह से इधर, तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहता है यहां पर E1 और यहां कितना आएगा E2, तो फिर E1 का केस क्या बनेगा, E1 आएगा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे वाले में भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कहता है एट ए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, यहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो कहता है एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इनकी डायरेक्शंस सब्ट्रैक्ट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कमिंग 0। लेकिन यहीं पर अगर बी आ जाता है तो बी पर प्लस की वजह से फील्ड इंटेंसिटी इधर जा रही है और माइनस की वजह से भी इधर जा रही है, तो बी पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज दोनों ऐड हो जाएंगी, E1 प्लस E2, तो यहां आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस वैल्यू इज कमिंग ओनली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा केस आ गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 का। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। शुरुआत के क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद जब डिस्क्रिप्टिव आ जाएंगे वो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, यस और नो। यस तब होगा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट बना रहेगा, रेजिस्टेंस में चेंज आने से वोल्टेज सेंसिटिविटी में चेंज आएगा। तो वी हैव टू राइट ओनली वन लाइन दैट with the increase in current sensitivity voltage sensitivity also increase बशर्ते given that क्या the resistance remains same in all conditions, resistance अगर सेम रहता है तब, तो previous values से आगे values में change आएगा, percentage increase आएगा, but the condition is that the resistance will remain same। I hope आप इस बात को याद रख लेंगे, ये theoretical बात है तो इसको आपको ध्यान रखना है। Let's go to the next question. The self-induction of an inductor coil having 50 turns and it is 10 millihenry। ध्यान रखिएगा, यूनिट्स को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता रहूंगा, आपको भी ध्यान रखना है। 10 millihenry और कहता क्या है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 milliampere। तो कहता है N phi is equal to Li। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स 50। उसके बाद क्या बोलता है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन, फाई बी मुझे निकालना है, एल की वैल्यू कितनी है, 10 मिली हेनरी है, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, और इंटू आई कितना है, कहता है करंट कितना है, 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब आप सिंप्लीफाई करके फाई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप इतना सॉल्व करना आपके लिए सफिशिएंट है, बिकॉज आपको हिंट चाहिए, क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, समझदार बच्चे हैं, थोड़ा सा ब्रशिंग चाहिए, और ब्रशिंग के लिए हम लोग सब आपके साथ हैं एट मान स्टडीज। You are given a 2 microfarad parallel plate capacitor. How could you establish an instantaneous displacement current of 1 milliampere between the space in the plates? तो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फार्मूला रहता है बहुत सिंपल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला लगा करके आप डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट में कोई ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है। कैपेसिटर्स के अंदर मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट आता कैसे है। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट करंट का ये केस है कि जब इसको हम चार्ज करते हैं तो इस प्लेट पर एकदम से पॉजिटिव चार्ज और एकदम से नेगेटिव आता है, और इसके अंदर जो एयर है वो एकदम से आयोनाइज होती है और थोड़ा सा करंट आता है, और उस थोड़े से करंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। बहुत सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वन फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 and angle 75 degree is covered with a liquid of refractive index 3√2/4. What should be the critical angle for the liquid of the interface? अब यहां कहता है क्रिटिकल एंगल होगा क्या। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रिज्म के एंगल की जरूरत हमें यहां पर नहीं है। तो हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का या लिक्विड का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि यहां पर डेंसर कौन है पहले तो ये समझना पड़ेगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 3/2, तो 3/2 ग्लास का हो गया, इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 1.5। और लिक्विड का कितना है जरा वो भी देख लेते हैं।
3 इंटू रूट 2/2, तो 3 इंटू रूट 2/4 का मतलब हो गया 0.75 इंटू 1.414। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.414 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, तो इसका मतलब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ग्लास का 1.5 है भाई, ग्लास ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, नॉट अकॉर्डिंग टू assumptions। वैल्यूज के हिसाब से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आ रहा है, लिक्विड का कम आ रहा है, क्योंकि यहां पर हमने 3√2/4 किया, मैंने 3/4 को मैंने 0.75 कह दिया, √2 को 1.414 कर दिया, जब मल्टीप्लाई किया तो वैल्यूज आर कमिंग लोअर लेसर। तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास फार्मूला है n इज इक्वल टू कोसेक IC। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू द लिक्विड। तो ग्लास का भी मैं 1.5 ना लिख के 3/2 लिखता हूं, और इसका आ जाएगा 3/4 √2, 3√2/4। और ये आ गया कोसेक IC, कोसेक IC को मैंने लिख दिया 1/sin IC। अब यहां कुछ सिंप्लीफाई होता है सर, हाँ सिंप्लीफाई होता है, ये 2 नीचे आएगा, 4 ऊपर आएगा, 4/2 √2 इज इक्वल टू 1/sin IC। और सिंप्लीफाई करूंगा तो 2/√2 आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है 1/√2 sin IC की वैल्यू, अरे भाई बहुत मजा आ गया, 1/√2। ये जो वैल्यू आ रही है IC की वैल्यू 45 डिग्री। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल विल बी 45 डिग्री। आपका क्वेश्चन आराम से एक्चुअल वैल्यू आ जाए ना सीधी, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है यार, क्वेश्चन आराम से हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 11। ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ अ single slit diffraction and a double slit interference, hence state the differences between the interference and diffraction patterns। अब क्वेश्चन बड़े होने लगे हैं, अब ये क्वेश्चन जो हैं वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की तरफ जाने लगे हैं। तो कहता है हमारे पास में कि डबल स्लिट इंटरफेरेंस है और दूसरी बात आती है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो भाई डिफ्रैक्शन तो मैं आपको यहां बना देता हूं, पर जब डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनाइएगा, मेरी तरह मत बनाना, आप थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करके। और एक बात और, सिर्फ डायग्राम देख करके जाएंगे तो एग्जाम में डायग्राम नहीं बनेंगे, ये तो आप याद रख लो, डायग्राम बना लेना अपने हाथ से। तो यहां पर ये जो केस है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये कौन से हैं, तो कहता है E sin थीटा इज इक्वल टू था n लैम्डा, और या फिर हम क्या लिख लेते हैं, n लैम्डा किस केस में था, मिनिमा के केस में था, तो यहां क्या आएगा लैम्डा। तो लैम्डा का मतलब क्या आ गया, E इज इक्वल टू E sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये वाला केस आ गया लैम्डा, ये किसका आएगा 2 लैम्डा, ये किसका आएगा 3 लैम्डा, ये आएगा माइनस लैम्डा, -2 लैम्डा -3 लैम्डा, और उसके बाद यहां कितना आ रहा है 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2, 7 लैम्डा/2, और ये कितना आएगा -3 लैम्डा/2। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है ये कितने आ रहे हैं, तो कहता है 3 लैम्डा/2e, और यहां पर कितना आ गया, यहाँ लैम्डा/e, यहाँ 3 लैम्डा/2e। तो ये जो ग्राफ हैं ये आपको बना करके दिखाने पड़ेंगे और बहुत अच्छे से। और लेकिन जब आप बात करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न की, तो इंटरफेरेंस में सेंट्रल वाला ब्राइट है, बाकी भी ब्राइट ही है भाई, यहाँ कोई कम नहीं है, सारे ही बराबर के हैं। तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न है और एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है, प्रॉपरली पेंसिल से पेन से ढंग से स्केल लेकर के बनाइएगा, कच्चा काम मत कीजिएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड का। और एक बात और बता दूं कि बच्चे क्या करते हैं, नहीं हम बोर्ड में करेंगे, हम एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखेंगे, एग्जाम से बहुत अच्छे से लिखेंगे। भैया हैबिट्स डाई हार्ड, हैबिट्स बहुत जल्दी से नहीं मरती, हैबिट पहले डालनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं एग्जाम में अच्छा लिख दूंगा, आपकी आदत नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि बच्चा पहला पेज बहुत सुंदर लिखता है, दूसरा पेज बहुत सुंदर लिखता है, और उसके बाद घोर कलयुग होता है, जो आप लिखते हैं वो हमें पता है, और जब कूड़ा करके आते हैं पेपर में। इसलिए जो भी पेपर लिखना है वो आप यहां पर अच्छे से रिहर्सल कीजिए और एग्जाम में जाकर के डिलीवर कीजिए, तभी कुछ आउटपुट दे पाएंगे, अदरवाइज कवड़ा करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं 12 पर। Explain the term depletion layer and the potential barrier in the PN junction diode. How the width of depletion layer affected when the PN junction is forward biased. तो भाई डिप्लीशन लेयर होती क्या है, जरा समझते हैं यार, डिप्लीशन लेयर होती क्या है। अगले पेज पर आ जाता हूं, उसमें थोड़ा सा मेरे को खुले में काम हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा जगह मिल जाएगी, उसको ले लेते हैं। डिप्लीशन लेयर क्या होती है और उसके बाद क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। तो भाई हमारे पास 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। पी वाले के अंदर होल्स होते हैं, एन वाले के अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां होगा क्या, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक तरफ कौन सा लगाया गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर है,
इसके पास बहुत सारे होल्स थे। होल्स थोड़े मैं मोटे मोटे बना देता हूं। ये होल्स आ गए और उसके साथ साथ कहता है इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो कहता है इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां बना दिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने इधर बना के दिखा दिए। ये जो पीएन जंक्शंस बनते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन चलिएगा, काम चल जाएगा। अब होगा क्या, देखिए आप इस बात को समझिए। कभी आप हिंदुस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर देखिए, तो कई लोग ऐसे हैं जो सुबह गाय भैंस लेकर के बांग्लादेश जाते हैं, गाय भैंस चरा के वापस आ जाते हैं। बॉर्डर कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ऐसे लाइनें खींची हुई हैं, कुछ नहीं। जितना हमारे पास में रेगिस्तान है उतना कश्मीर के पास भी है, थोड़ा सा कश्मीर के पास भी है। जो जैसलमेर का बॉर्डर आता है वहां पर, वहां भी है, यहां भी है। कुछ पंजाब हमारे पास है, कुछ वहां पर है, कुछ कश्मीर यहां है, कुछ कश्मीर वहां। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि कुछ कभी कभी क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होती है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब यहां के बंदे यहां चले गए। तो ये हम फिजिक्स में क्यों पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। और उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या हुई, कहता है यहां के जो होल्स थे वो यहां चले गए। सर फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एक ऐसा जोन बनेगा जिसके अंदर एन टाइप के अंदर होल्स मिलेंगे और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब एन में होल्स मिल रहे हैं, पी में इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये पी था, ये एन था, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन आने लगे और यहां पर कुछ होल्स आने लगे और यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आने लगे। ज्यादा कौन था, कहता यहां ज्यादा होल्स थे लेकिन इन होल्स में कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन। और यहां कौन थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बीच में कौन आ गए, थोड़े बहुत होल्स। उसकी वजह से क्या हुआ, यहां एक ऐसा जोन बन गया। बहुत बड़ा जोन नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर, लगभग 1 माइक्रोन का होता है। इसके अंदर जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, 0.7 वोल्ट का होता है। लेकिन यहां पर एक वोल्टेज डेवलप होगी जो कि अपोजिंग है, एन से पी की तरफ हो गई। उसको आपने क्या कह दिया, उसे बोला पोटेंशियल बैरियर। अब ये बैरियर है, अब ये बैरियर क्या होगा, क्रॉस होगा। लेकिन कब होगा, तो दो वर्ड्स आए, एक है डिप्लीशन लेयर। अब देखो डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूं, डेफिनेशन आपने बुकिश लैंग्वेज की लिखनी है कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है कि दीज आर द ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द किस पर, जंक्शन पर। तो क्या कर जाते हैं, पार्टिकल्स पार कर जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया हमारे पास पॉजिटिव और यहां आ गया नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिप्लीशन लेयर, एंड अ वोल्टेज इज डेवलप्ड व्हिच इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। अब होता क्या है, जब आप एक फॉरवर्ड बायसिंग लगाएंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में आपने हाई वोल्टेज लगा दी, जब आपने हाई वोल्टेज बाहर से लगा दी, पी पर पॉजिटिव लगा दिया, एन पर नेगेटिव लगा दिया, तो ये पोटेंशियल बैरियर धीरे 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 दबेगा। दबेगा मतलब द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ये पहला केस है। अब अगर कहते हैं सर रिवर्स बायस्ड होगा तो क्या होगा, तो भाई रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की वैल्यू बढ़ती है और फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की वैल्यू क्या होती है, घटती है। समझ रहे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। मैं एक बार फिर बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ मानस स्टडीज। मानस स्टडीज की वेबसाइट से आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इन अपकमिंग टाइम आपको मानस स्टडीज के जो चैनल है, हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उस टेलीग्राम पर आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे। वहां हम ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे। यू कैन सी द पेपर्स, यू कैन सी द सॉल्यूशंस ओवर देयर। आ जाते हैं नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट अटेन्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल बताएंगे भाई। एक पेज और ले लेते हैं आगे। हमको टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करें, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो पेपर है बिल्कुल स्टार्टिंग है, ये हमारा अपना ही एक डिजाइन किया हुआ छोटा सा पेपर है। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू फुल्ली अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। बोर्ड्स का पेपर थोड़ा सा और डिफिकल्ट रहता है, उस पर भी आएंगे। लेकिन शुरुआत तो करें बच्चे, जो हम अपने यहाँ अपने बच्चों को टेस्ट में दे रहे हैं, वही पेपर जो है हम यहाँ सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं भैया ऐसे होगा, ये इस तरीके से होगा। थोड़ा सा लेवल जो है अभी हम प्रॉपर जो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स होते हैं, जो प्रॉपर वो स्टैंडर्ड्स है, वहां तक भी पहुंचेंगे, बट अभी नहीं। अभी जस्ट बेसिक चीजें, क्योंकि ये मानस टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा धीरे 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 लेवल अप करते चले जाएंगे। आप हमारे साथ
कनेक्टेड रहिए। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट है पॉजिटिव भाई और एक प्लेट है नेगेटिव। कहता है इन दोनों के बीच में आपने एक डाइपोल रख दिया और यहां आपने एक अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी है, लाइनें बनाते ना बनाते तब भी हो जाता। अब यहां केस क्या है, यहां पर इस पर फोर्स लग रहा है QE, इस पर फोर्स लग रहा है QE। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 12। व्हाट इज द एंगल हियर, एंगल इज थीटा। तो ये कितना आ गया, तो कहता है 12 sin थीटा। मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहा हूं, पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं बता रहा हूं। टॉर्क का फार्मूला क्या बनेगा सर, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कहता है फोर्स क्या होगा, फोर्स है मेरे पास QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 12 sin थीटा। तो कहता है Q इंटू 12 कितना होगा PE sin थीटा। तीन केस बनते हैं इसमें, ध्यान से समझ लीजिए, अभी के अभी कर लेते हैं। पहला केस है थीटा जब 90 होगा, जब थीटा 90 होगा टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम टॉर्क का केस है, वो फर्स्ट केस है। सेकंड केस है थीटा 0 कब होगा, 0 होने पे क्या होगा, तो थीटा 0 होने पर टॉर्क जो होगा वो 0 हो जाएगा और ये केस कौन सा होगा, कहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा केस आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा 180 होगा। सर यार ये अनस्टेबल कैसा होता है, देखो एक चीज, ये रॉड है, इसको आप ऐसे खींच रहे ऐसे, तो ये क्या है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरा केस है अनस्टेबल, जरा देखना इसको अनस्टेबल है कि नहीं है। ये मेरा हाथ भी अनस्टेबल है, जरा सा भी कुछ फोर्स लगेगा तो ये क्या कर जाएगा, घूम जाएगा। ये केस है 180 डिग्री का, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कूच करते हैं। 15 क्या कहता है, जरा इसको समझ लेते हैं। टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर, और उसके बाद बोलता है ईच आर प्लेस्ड 6 मिलीमीटर अपार्ट एंड बोथ आर अर्थड, दोनों की अर्थिंग कर रखी है भाई। उसके बाद क्या कहता है, अ थर्ड प्लेट आइडेंटिकल विद द फर्स्ट प्लेट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2 मिलीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द अर्थड प्लेट एंड इज गिवन इन द चार्ज कितना 1 कूलम। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंट्रल प्लेट। कहना क्या चाह रहा है, जरा ये समझ लेते हैं। यहां पर ये कह रहा है टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, एरिया दे रखा है, ईच आर प्लेस्ड इतना एंड आर बोथ अर्थ, दोनों की क्या कर रखी है आपने, अर्थिंग कर रखी है। तो इसका मतलब दोनों प्लेट्स की आपने अर्थिंग की हुई है और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 है। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, थर्ड प्लेट आइडेंटिकल विद द फर्स्ट टू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2 मिलीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द अर्थड प्लेट और एंड इट इज गिवन अ चार्ज 1 कूलम, उसको चार्ज दे दिया पॉजिटिव 1 कूलम। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेंट्रल प्लेट, पोटेंशियल कितना होगा। तो भाई पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब यहां पर इसकी अर्थिंग कर रखी है, अर्थिंग का मतलब ये 0 पोटेंशियल पर हो गया। जिस चीज को आपने अर्थ कर दिया उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद बोलता क्या है, सेंट्रल प्लेट पर पोटेंशियल मांग रहा है, तो सेंट्रल प्लेट पर जो वोल्टेज है, चार्ज है, वो कितना है 1 कूलम। उसके बाद इसने हमारे को एरिया बता रखा है और डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस। अब यहां पर प्लस आ रहा है तो इसकी वजह से यहां क्या डेवलप होगा, नेगेटिव, और यहां प्लस है तो इसकी वजह से यहां इनर पार्ट में भी कितना होगा, नेगेटिव। तो हमारे पास दो प्लेट्स हो गई और दोनों प्लेट्स का मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करूं, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगा, तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेट्स हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेंगे। अब सिग्मा क्या होगा, तो कहता है सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो कहता है चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, एरिया की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमको यहां क्या चाहिए, वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए पहले वाले में क्या करूंगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी, E इंटू D1 V1 और V2 होगा E इंटू D2। तो फिर V क्या होगा, V1 प्लस V2। तो E इंटू D1 क्या है, ये डिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कंपेयर एम्पियर-सर्किटल लॉ विद बायोट-सावर्ट लॉ व्हिच इज मोर जनरली यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो भाई बायोट-सावर्ट लॉ इट्स अ ब्रॉड कंसेप्ट। एम्पियर-सर्किटल लॉ वो सिर्फ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है, लेकिन जो कि वो लूप के लिए है, बिकॉज एम्पियर-सर्किटल लॉ
इज यूज्ड ओनली फॉर द स्मॉल सर्कुलर लूप्स। अब वहां अगर लूप नहीं होगा तो यूज नहीं कर सकते। बायोट-सावर्ट लॉ इज अ बिगर लॉ व्हिच गिव्स द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर द किसके लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, लूप्स के लिए एंड अदर लॉज। सो व्हिच इज बिगर, तो बिगर इज बायोट-सावर्ट लॉ। The Ampere-Sargadel law is used for the smaller circular loops. Next question पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 मिलता है हमको। 17 क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। मेटल हैज अ वर्क फंक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पेपर छोटा है ये वाला, थोड़ा आराम से आप समझ जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े पेपर्स की तरफ चलेंगे। मेटल हैज a work function of 2 electron volt and it is illuminated by a monochromatic light of wavelength this. Calculate the threshold wavelength, the maximum energy of photoelectrons and the stopping potential। तो भाई वर्क फंक्शन दे रखा है, तो वर्क फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम उसको लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा नॉट। तो भाई वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 इज इक्वल टू hc। h क्या है, 6.626 10 to the power minus 34, c क्या है 3 into 10 to the power 8 अपॉन लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सेकंड पार्ट बोलता है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई मैक्सिमम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट। तो hc अपॉन लैम्डा में जब वैल्यूज लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई कर लूंगा, h की वैल्यू, c की वैल्यू अपॉन लैम्डा कितना, तो कहता है 500 नैनोमीटर। तो 500 नैनोमीटर मतलब 500 into 10 to the power minus 9 माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट क्या है, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बहुत तीनों क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड हैं। काइनेटिक एनर्जी को ईवी के बराबर रख देंगे और उससे वी निकाल लेंगे एंड दैट वी विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 18। Draw a graph showing the variation of binding energy per nucleon with the mass number of different nuclei। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ये ग्राफ जो है बुक से बनाएंगे, और मैं फिर बोल रहा हूं बनाएंगे, देखेंगे नहीं, क्योंकि वहां जो वैल्यूज हैं, चाहे हाइड्रोजन है, फिर लिथियम के लिए आता है, हीलियम के लिए आता है, फिर उसके बाद करते करते जो हाईएस्ट वैल्यूज ले जाता है वो पहले नियॉन पे एक बड़ा वैल्यू दिखाता है और उसके बाद नियॉन के बाद फिर और वैल्यूज बढ़ते बढ़ते फिर आयरन के लिए मैक्सिमम वैल्यू दिखा करके ग्राफ आता है। वो ग्राफ आप बुक से रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर इसने एक और बात पूछी है, हाउ डज दिस कर्व एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी बोथ इन द प्रोसेस ऑफ फिजन एंड फ्यूजन। तो भाई फिजन के लिए वी यूज दोज एटम्स व्हिच आर स्मॉल लाइक हाइड्रोजन, हीलियम और कभी कभी लिथियम, लेकिन जब फिजन की बात आती है तो वी यूज दोज एटम्स जिनके लिए एनर्जी कर्व की वैल्यू लेड के बाद की आती है। लेड के बाद द वैल्यूज स्टार्ट डिक्रीजिंग, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, पोलोनियम है, इनके लिए वैल्यूज घट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया 19। नाउ वी आर गेटिंग बिगर क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चन अब हमारे पास नहीं आ रहे हैं। The primary coil of a transformer has 200 turns and the secondary has 1000 turns. If the power output from the secondary coil is a coil at 1000 volt is 9 kilowatt, calculate the primary voltage। तो भाई करना क्या है, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स बता रखे हैं, तो फिर नंबर ऑफ टर्न से प्राइमरी वोल्टेज कैसे निकलेगी, तो हमारे को अच्छे से पता है NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितने हैं 1000, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितने हैं 200, वोल्टेज इन सेकेंडरी कितनी है हमारे को बता रखी है 1000 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न्स भी बता रखे हैं 200 और 1000 और वोल्टेज भी बता रखी है 1000। तो फिर VP कितना होगा, आ गया भाई VP की वैल्यू आ गई 200 वोल्ट। नाउ व्हाट इज इट सेइंग, द हीट लॉस इन प्राइमरी कॉइल इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी रेजिस्टेंस इज इतना एंड द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 90%। अगर एफिशिएंसी 90% है इसका मतलब 10% एनर्जी लॉस हुई है, तो 10% ऑफ द एनर्जी, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, यहां पर रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने बोला है हीट लॉस। तो भाई एनर्जी लॉस जो है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसने ये बोला है कि हीट लॉस इन द प्राइमरी कॉइल इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इतना एंड द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 90%। तो भाई हम हीट लॉस निकाल सकते हैं, पर सेकंड निकाल सकते हैं, लेकिन जब इसने बोला है कि हीट लॉस के लिए रेजिस्टेंस दिया
तो हम उसको यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे? तो कह रहा है कि इस प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.2 ओम, वोल्टेज भी पता है, तो मैं करंट निकाल लूंगा। वोल्टेज कितनी है 200 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 0.2, तो 0.2 से रेजिस्टेंस से ये आ गई वैल्यू मेरे पास 1000 एम्पियर बहुत होता है भाई। तो हीट लॉस कितना आएगा? तो कहता है हीट लॉस होगा I²RT। टाइम यहां नहीं बता रखा, हम टाइम 1 सेकेंड लेकर के कैलकुलेट कर सकते हैं। Let's come to the next question. Give some disadvantages of transmitting AC over a long distance at low voltage and high current. So, if we are transmitting the values, we are transmitting the AC at the long distances with low voltage and high current, that will cause a high energy loss. उसकी वजह से क्या होगा? Energy loss high होगा. That's why we send high voltage and low current. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नियर पॉइंट एडजस्टमेंट पोजीशन। द जेंट रिफ्रैक्टिंग telescope at the observatory has objective focal length 15 and eyepiece focal length 1. If the telescope is used to view the moon, find the diameter of the image of the moon formed by the objective lens. The diameter of moon is इतना and the radius of the lunar orbit is इतना। तो भाई हम यहाँ पर करेंगे क्या? तो यहाँ पर जब हम टेलीस्कोप लेते हैं तो टेलीस्कोप के लिए हमको जब डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम के हिसाब से हम समझ लेते हैं क्या करने जा रहे हैं हम लोग। और ये जो रेडियाई हैं वो भी यूज होंगी। यहां मेरे पास बड़ा टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीएस छोटा होता है, और यहां से जब रेज आ रही हैं, दूर से डिस्टेंस से रेज आ रही हैं, यहां पर वैल्यूज ऑफ एंगल जो हैं वो सेम रहेंगे, तो मैग्निफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस लेंस के लिए, और यहां पर फाइनल इमेज बनेगी। ये वैल्यू आती है अल्फा की, ये आती है बीटा की। यहां डायमीटर दे रखी है मुझको डी, और उसके साथ साथ जो डिस्टेंस दी है, ल्यूनर डिस्टेंस दे रखी है, मैं उसको यू ले लेता हूं। तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास में डी अपॉन यू। और दूसरा केस किसका आ रहा है? मैग्निफिकेशन के लिए बीटा का। तो बीटा क्या आएगा मेरे पास में? मैग्नीफाइंग पावर में कैलकुलेट कर सकता हूं। अब बीटा कैसे निकलेगा? तो कहता है बीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है यू, और ये जो आ रही है मेरे पास किसकी है? इमेज की डिस्टेंस है। तो हम करेंगे क्या? तो कहता है नॉर्मल एडजस्टमेंट है, और जो इमेज बन रही है वो कितनी बन रही है, हमको इमेज का हाइट निकालना। एक यहां बनेगी और एक इमेज इसके बाद यहां पीछे बनेगी, बड़ी इमेज। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर हमने जब कैलकुलेट कर ली, तो मैग्नीफाइंग पावर होगी बीटा अपॉन अल्फा या फिर टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। अब मैं टैन बीटा कैसे निकालूं? तो कहता है टैन बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी इमेज की जो विड्थ है या डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ इमेज स्मॉल डी ले ली मैंने। और उसके बाद में वो कहता है क्या कि डिस्टेंस कितनी होगी? कहता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर बनेगी। लेकिन टैन अल्फा क्या होगा? तो कहता है टैन अल्फा इज इक्वल टू जो मून की डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ मून क्या है? डायमीटर ऑफ मून को डीएम ले लेता हूं। डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? यू। अब मेरे को मैग्नीफाइंग पावर मिल गई। मैग्नीफाइंग पावर सर आप कहां से निकालेंगे? मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला बहुत आसान है, -FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन डी। डी मुझे पता 25 सेंटीमीटर, FO दे रखा, FE दे रखा, मैंने मैग्नीफाइंग पावर निकाल दी। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालने के बाद टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा से मेरे पास में जो अननोन चीज है वो ये है स्मॉल डी, दैट आई कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं बिकॉज पूरा पेपर हमको सॉल्व करना है। डिड्यूस कूलॉम्स लॉ बाय गॉस लॉ। बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीखा है। गॉस थ्योरम का सेकंड प्रूफ है कि अगर आप गॉस थ्योरम की हेल्प से आप जब एक्सप्रेशन निकालते हैं तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया, डिड्यूस हो गया। देखो 5 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, दो चीजें मांग रहा है। पहले डिड्यूस करना है कूलॉम्स लॉ, वो हम कर लेंगे। सेकंड बात क्या मांगता है जरा उसको समझते हैं। सेकंड बात बोलता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एंड रेडियस आर एट अ पॉइंट इतना इतना। ये हम कर लेते हैं, आपको ये सेकंड पार्ट करके दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए कैसे होगा। इट इज सेइंग इट्स अ स्फेरिकल शेल। शेल का रेडियस कितना है? r। यहां पर आपने गॉसियन सरफेस इसके आसपास बनाया, और ये सरफेस के लिए जो लेंथ आ रहा है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये आ रहा है स्मॉल r। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E। ये जो सरफेस है इसको हमने क्या लिख दिया? ds। तो बोलता है डी फाई ई, फाई ई इज इक्वल टू, या डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? कहता है ई ds, ई डॉट ds, या फिर डी फाई ई इज इक्वल टू हो गया ई ds cos।
तो फाई ई की वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो फाई ई क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन कैसे लिखूंगा, कहता है ई इंटू डी एस। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू आ गई 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये तब का केस है जब स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। सेकंड केस क्या आएगा, जब स्मॉल आर इक्वल है कैपिटल आर के, तब क्या होगा, तब उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख पाएंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब Q अपॉन 4πr² को मैं क्या लिख दूंगा, ये सिग्मा आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। उसके बाद बोलता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल। तो शेल के अंदर कितनी होगी, जीरो। जीरो क्यों होगी भाई, क्योंकि ये हॉलो शेल है, हॉलो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज जीरो होती हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। तो यहां केस बोल रहा है इन एन टाइप, तो बोलता है क्या, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल लाइज, कहां लाई करता है, एट द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, जस्ट अबव द कंडक्शन बैंड, अबव द वैलेंस बैंड, इनसाइड द कंडक्शन बैंड। तो भाई हमारे पास दो बैंड होते हैं, सबसे ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, नीचे होता है वैलेंस बैंड। और यहां क्या कह रहा है, डोनर लेवल। तो डोनर लेवल कहां आ जाता है, एट द सेंटर नहीं, जस्ट बिलो द कंडक्शन लेवल, कंडक्शन बैंड के जरा सा नीचे आता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड जो है वो अपना एनर्जी लेवल नीचे कर लेता है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, फोर चार्जेस -q प्लस q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2l shown in the figure. Electric potential at A midway between the charges plus q and plus q. तो बोलता क्या है, A पे निकालना है। तो भाई यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहता है यहां पर इसकी वजह से तो आराम से निकल जाएगा, इसकी वजह से भी निकल जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, कहता है ये l है, ये 2l है, ये डिस्टेंस आएगी √5l², जिस विच इज कमिंग 5√l, और दूसरी वाली भी कितनी आएगी 5√l। अब आप सारे पोटेंशियल उठा के क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों माइनस के हैं तो ऐड तो होंगे ही, ये दोनों प्लस के हैं ये भी ऐड होंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दी, डिस्टेंस पता है आपको, आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर मोबिलिटी। निकाल के देखते हैं, हम भी भूल रहे हैं, शायद भूले तो नहीं है लेकिन आपको करने समझाने के लिए भूल जाते हैं। R इज इक्वल टू ρl/a होता है। R को मैं क्या लिख सकता हूं, V/I इज इक्वल टू ρl/a। इसी के बीच में खेलेंगे तभी आप जीत पाएंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है करंट डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू J इंटू रो, तो J इज इक्वल टू E/ρ। देख लो भाई कुछ बनता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरी चीज क्या आ गई, रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट पर आते हैं, अ क्लोज सरफेस S एनक्लोजेस अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। अबे यार इसमें तो क्लोज सरफेस के अंदर जब भी डाइपोल मोमेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर क्या आ जाएगी, जीरो। फिफ्थ वाला, फॉर अ ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ। तो डेविएशन किसके लिए कम होगा, सबसे ज्यादा जो डेविएट होता है, सबसे ज्यादा जो डेविएशन आता है हमारे पास वो कैसे आता है, तो कहता है डेविएशन सबसे ज्यादा किस कलर के लिए आता है, आप मुझे बताइए। तो डेविएशन सबसे ज्यादा जो आता है वायलेट के लिए आता है, सबसे नीचे वायलेट, फिर VIB GYOR, सबसे ऊपर रेड आता है। तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा दैट इज रेड कलर। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शंस रीजंस। तो असर्शन रीजन में मैं आपको एग्जैक्ट आंसर, मैं आपको ABCD नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसको जस्ट इंटरप्रेट करके बताऊंगा। रीड द assertion and reasons carefully to mark the correct answer। वो सब बता रखा है उसने, स्टेटमेंट। अब उसके बारे में क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन बताना ज्यादा बेटर रहेगा, उनको डिस्कस करना ज्यादा बेटर रहेगा, आगे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे a photon has no rest mass yet it carries definite momentum. Momentum of photon is due to its energy and hence it is equivalent. Okay? और दूसरी बात क्या बोलता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज विच इज लेस देन 1 कूलम्ब इज नॉट पॉसिबल। तो पहला था असर्शन, फोटोन हैज नो रेस्ट मास येट इट कैरीज डेफिनेट मोमेंटम। ठीक है,
मोमेंटम ऑफ फोटोन इज ड्यू टू इट्स एनर्जी हेंस इट्स इक्विवेलेंट। तो यहां पर दोनों बातें ठीक कही हैं, गलत कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन 2 पर आते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज विच इज लेस देन 1 कूलम इज नॉट पॉसिबल। तो भाई फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड गलत है, क्योंकि 1 कूलम से छोटे चार्ज भी होते हैं। कौन से छोटे, किससे छोटे नहीं होते? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटे चार्ज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3, Bohr has postulated that electrons in stationary orbits around the nucleus do not radiate. According to classical physics, all moving electrons radiate. तो बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट न्यूक्लियस डू नॉट रेडिएट। बिल्कुल ठीक कहा। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट, वो ये कहता है। सेकंड लाइन गलत है और उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। पहली बात बिल्कुल ठीक है कि क्वांटाइज्ड होता है और इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करता। सेकंड वाला कहता है, जो उसने क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि फिजिक्स ये कह रही है कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है वो रेडिएशंस को एमिट करता है, मूविंग चार्ज रेडिएशंस को एमिट नहीं करता, एक्सेलरेटेड चार्ज। तो इसका मतलब फर्स्ट ठीक है, सेकंड का ना तो इससे कोई रिलेशन है और ना वो सही है। नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 कहता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। बिल्कुल ठीक कह रहा है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। ये बात सेकंड वाली ठीक है, लेकिन कब ठीक है? जब सेल इज बीन यूज्ड नॉट फॉर चार्जिंग। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड एज कैन नॉट बी यूज्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वर्क्स इन बोथ डायरेक्शंस। सेकंड वाला सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, आप इनपुट आउटपुट चेंज करने हैं, आप स्टेप अप को स्टेप डाउन बना सकते हैं, स्टेप डाउन को स्टेप अप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीड द गिवन केस। अब ये केस स्टडी है। अब केस स्टडी थोड़ी सी हम समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। रीड द केस गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिगर शोज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ आइसोटोप सेपरेटर। A beam of slightly charged accelerated ions of elements with known energy E obtained from a source and sent through a slit into the region where magnetic field exists. Magnetic field in the figure is perpendicular to the plane of paper directed upwards. ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये अलग अलग पार्टिकल्स दे रखे हैं, डिस्टेंस भी दी हुई है। पहली बात, व्हाट इज द नेचर ऑफ आयंस? नेचर ऑफ आयंस का मतलब ये पूछ रहा है कि हमारे पास में जो पाथ बना है, ये पाथ कौन सा है, ये पार्टिकल्स कौन से हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले तो यही बताइए। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, उसके बाद क्या आ रहा है, ये चार्ज पार्टिकल कहां को जा रहा है, इधर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ जा रहा है, ये बात पक्की है। अब लेफ्ट हैंड है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ जा रहा है। दूसरी बात क्या है, चार्ज पार्टिकल कहां को जा रहा है, इधर। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट किस तरफ होनी चाहिए, इधर। अब चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट कहां को हो रही है, ऊपर को। चार्ज पार्टिकल इधर को चला और उसके ऊपर फोर्स कहां को लग रहा है, कहता है इधर को लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा, दोनों पॉजिटिव होंगे। फिर सर रेडियस में डिफरेंस क्यों आ रहा, तो कहते हैं रेडियस देख लेते हैं। इफ आयंस हैव मास नंबर A1 एंड A2 देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो भाई दोनों के मास नंबर जो हैं, उनके जो रेडियस हैं, वो रेडियस जो हैं दोनों के दोनों, तो रेडियस का कुछ वैल्यू बताया, तो रेडियस का कुछ वैल्यू नहीं बताया, सिर्फ उसने बोला कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। तो पाथ डिफरेंस, तो इतनी बात पक्की है कि जिसका पाथ बड़ा होगा, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है, mv अपॉन qb, जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम थी, दोनों के चार्ज भी चार्ज हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो बोलता क्या है, दोनों जो पार्टिकल्स हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, स्लाइटली चार्ज, एक्सेलरेटेड आयंस, मासेस हमारे को नहीं पता। उसके बाद नेम द पैरामीटर व्हिच हैज द सेम मैग्नीट्यूड फॉर बोथ द आयंस। दोनों के लिए क्या सेम है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द एग्जिस्ट पाथ। ठीक है जी, सेपरेशन भी कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैसे कैलकुलेट करें, तो यहां पर बोलता है कि स्लाइटली चार्ज एक्सेलरेटर आयंस ऑफ एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है और उसके दो आयंस हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ सेंट। ठीक है, एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड, इतना ये भी हमारे को बता दिया। तो बोलता है क्या कि एलिमेंट के आयंस है, लेकिन यहां ये आइसोटोप है। तो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, दोनों के क्या डिफरेंस है, कहता मास डिफरेंट। और मास डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है, सेकंड वाले का मास क्या है, ज्यादा होगा और फर्स्ट वाले का मास क्या होगा, कम होगा। तो A2 बड़ा है A1 से। नेम द आयन
which completes the semicircle earlier. तो कौन जल्दी खत्म करेगा? तो कह रहा है यहां पर जो हमारे को जल्दी खत्म करने के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई m अपॉन क्यूबी। जिसका मास ज्यादा होगा वो जल्दी सर्कल कवर करेगा, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो इसका मतलब हमारे पास जिसका मास ज्यादा होगा, इसका तो सर्कल पहले कौन खत्म करेगा? A2। उसके बाद फोर्थ पार्ट, नेम द पैरामीटर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड फॉर बोथ आयंस। क्या सेम रहेगा? दीज आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हैव सेम चार्जेस। सेम चार्जेस इसका मतलब दोनों का चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसके बाद लास्ट बात, फाइंड द सेपरेशन d बिटवीन द एग्जिस्ट पाथ। तो सेपरेशन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? सेपरेशन के लिए हमारे को यहाँ की रेडियस पता है, पहले की रेडियस निकालेंगे, दूसरे की रेडियस निकालेंगे और r2 माइनस r1, या फिर हम d2 माइनस दोनों के डायमीटर्स का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी स्मॉल d। वो केस हमारे पास आएगा स्मॉल d का। नेक्स्ट पर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, थैंक यू, पेपर कंप्लीट हो गया हमारा। ये हमारा छोटा पेपर था, ये बड़ा पेपर नहीं था। आई फिनिश्ड इट इन 1 आवर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स या 5 मिनट्स, जैसा भी था मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैंने आपको कुछ कुछ हिंट्स दिए हैं। सारे क्वेश्चन पूरी तरह 100% नहीं किए, लेकिन 80% आपका पेपर सॉल्व किया है। सो पेपर प्रैक्टिस कीजिए और हर पेपर को लिखिए, क्योंकि आपको सब कुछ ऑनलाइन मिलता है तो आप देखते हैं, लिखते नहीं है। काइंडली प्लीज डू राइट इट। थैंक यू, सी यू टुमारो with the next paper.